नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी कामना के साथ कि खेती किसानी और भी अधिक उन्नत हो सके, कृषि के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव आ सके। इसी के साथ हम हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। बता देते हैं आपको कि आज के हमारे इस अंक में क्या कुछ खास विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे मेंथा की खेती से कैसे होगा फायदा। जी हाँ, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और आलू की खड़ी फसल की कैसे करें देखभाल, इसके बारे में भी हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो फिर आइए, आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो विषय हमने शामिल किए हैं उसके संबंध में आप जो सवाल हमसे पूछने वाले हैं उसका जरिया क्या है वो आपको बता देते हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मूलचंद सिंह जो प्रधान वैज्ञानिक है NBPGR पूसा कैंपस नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार। बता दें ये निदेशक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। नमस्कार। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं बता दिया है। मेंथा की खेती कैसे आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और साथ ही साथ आलू की जो फसल आपने लगाई हुई है उसकी देखभाल आपको किस प्रकार करनी है, इन बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल हम हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर मूलचंद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेंथा की खेती से कैसे होगा फायदा, इनसे ही जान लेते हैं। डॉक्टर सिंह, क्या कहेंगे? विषय हमारा कैसे होगा फायदा, क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, मेंथा की फसल से हम काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक तो इसमें लागत बहुत कम आती है, इसमें कीट पतंगों का प्रकोप बहुत कम होता है और इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती जी। और इससे कम समय में ही आप इसकी फसल ले सकते हैं और इस तरह से मेंथा उगाकर किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि लागत बहुत कम आती है, इसमें कम समय में इसका उत्पादन मिल जाता है और इसकी बिकवाली करते हैं तो अच्छी आमदनी भी अर्जित हमारे किसान कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस जलवायु में इसकी खेती अच्छी तरह से हो सकती है, कौन सी इसकी किस्में हैं, किस तरह से आपको प्रबंधन कार्य करने हैं। इन तमाम बातों के बारे में हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के दौरान, लेकिन उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट हम देख लेते हैं। हमारे देश में मेंथा की खेती बड़े पैमाने पर होती है। कश्मीर, पंजाब, कुमाऊं, गढ़वाल और पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में पुदीना बहुतायत में उगाया जाता है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मेंथा की खेती की जाती है। यहाँ बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी और अंबेडकर नगर आदि जिलों में मेंथा की खेती की जाती है। मेंथा के तेल का उपयोग सुगंध और औषधि बनाने में किया जाता है। ऐसे में मेंथा की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होती है। मेंथा एक एरोमेटिक फसल है। देश में हरित क्रांति के समय इसकी खेती पर विशेष ध्यान दिया गया। मेंथा की बढ़वार के समय वर्षा का होना बहुत बेहतर माना जाता है। ध्यान रखें कि कटाई के समय वायुमंडल साफ हो और सूरज की रोशनी पूरी तरह से बनी रहे। मेंथा की खेती के लिए गहरी भूमि, बलुई दोमट से दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। भारी मिट्टी पिपरमेंट के लिए अच्छी नहीं है और साथ ही जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि में वायु संचार अच्छा होना चाहिए। इसके लिए भूमि का भुरभुरा होना बहुत जरूरी होता है। मेंथा की खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत होती है। इसके लिए मिट्टी पलटने वाले हल से कम 1 बार जुताई करें और साथ ही साथ 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद खेत में डालें। उसके बाद 2 या 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें और पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लें।
पुदीने की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो पौधों के विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। बुआई के 30 से 75 दिन बाद और पहली कटाई से 15 से 45 दिन बाद मेंथा को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए 3 बार निराई करनी चाहिए। पहली निराई बुआई के 1 महीने बाद, दूसरी 2 महीने बाद और तीसरी कटाई के 15 दिन बाद करनी चाहिए। तो देखिए आपने अभी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मेंथा की खेती पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलू की फसल की देखभाल के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं डॉक्टर कुमार से। डॉक्टर कुमार, आलू की फसल हमारे किसान लगा चुके हैं तो किस अवस्था में है और इस बदलते मौसम में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए? कहना चाहेंगे कि आलू की फसल जो है, अब जिन भाइयों ने समय पे लगाया होगा 20 अक्टूबर से नवंबर तक, उनका जो है 2 महीने होने वाली है जी। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर और 20 दिसंबर, मतलब 2 महीने से ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादातर फसल जो है 60 से 70 दिन के आसपास होंगी। तो इनकी जो फसल है वो कैनोपी क्लोजर, मतलब पूरे फसल जो है ज़मीन को ढक चुकी है। पूरे ज़मीन और जो कतार से कतार के बीच की जगह है वो सब आलू के लतर से ढक चुका है। अब ये जो आजकल मौसम हो रहा है, जहाँ पे भी मैदानी भाग में हम देख रहे हैं बहुत जगह कोहरा छाया हुआ है, धूप खिल के नहीं निकल रही है जी। और तापमान जो है ज़्यादातर जगहों पे 5 से लेके 15-18 के बीच में चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में 2 संभावनाएं बनती हैं जिसके लिए किसान भाई बिल्कुल सावधान रहें जी। पहली संभावना ये है कि अगले 2-4 दिन में, जैसा कि पूर्वानुमान भी है, कि बारिश हो सकती है या नमी ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें पिछेता झुलसा आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है जी। और हमारे संस्थान ने जो एंडोब्लाइट कास्ट मॉडल के आधार पे बहुत सारे क्षेत्रों में अपना प्रेडिक्शन भी, वार्निंग भी भेजा है। तो इसके आधार पे मुझे लगता है कि किसान भाई अब तक जरूर ही अपने फसल में प्रोफाइलेक्टिक, मतलब बचाव का एक स्प्रे जरूर कर दिया होगा किसान भाई ने, जिसको हम मैनकोजेब या उस टाइप के जो दवाएं हैं 2.5 kg पर हेक्टेयर, लगभग 700-800 लीटर पानी में 2.5 kg घोल के और 1 हेक्टेयर का स्प्रे कर सकते हैं, वो जरूर कर दिया होगा। और रोज किसान भाई खेत में जाएं, उसको देखें समझे, फसल को देखते रहे। अगर कहीं पे भी उनकी पिछेता झुलसा के कोई भी लक्षण दिखाई पड़े तो वो तुरंत ही जो हमारा सिस्टेमिक टाइप के जो दवाएं हैं, जिससे कि सैमोक्सिल प्लस मैनकोजेब जो दवाएं हैं, उसका छिड़काव वो कर सकते हैं 2.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। और हमेशा वॉचफुल रहें खेत में जाकर कि कहीं भी झुलसा है। और दूसरी संभावना ये बनती है, जैसे पंजाब का क्षेत्र लें या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लें, वहाँ तापमान बहुत कम हो सकता है, बहुत कम, मतलब 3 से भी कम हो जाए, 1-2 के आसपास पहुँच जाता है। तो उसमें झुलसा नहीं, वहाँ पे पाला, जो फ्रॉस्ट कहते हैं हम, तो उसकी संभावना बनती है। तो वैसे कंडीशन में किसान भाइयों को चाहिए कि वो मिट्टी में हल्की सी नमी बनाए रखें, हल्की सी नमी बनाए रखें। अगर कोई फव्वारा सिंचाई, मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन कर सकता है तो वो सुबह के समय चला दे, ताकि वहाँ पे उस समय तापमान सबसे कम रहता है जी। लेकिन मुझे ऐसा है, पता है कि ज़्यादातर किसानों के पास इसकी सुविधा नहीं होती है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, क्योंकि हम सब सिंचाई फ्लड इरिगेशन से करते हैं। तो कम से कम नमी बनाए रखें, तापमान पे नज़र रखें
अगर जी। ज्यादा तापमान गिरने पूर्वानुमान पे नजर रखें और उस ढंग से उसको जी, यहाँ पर मौसम का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है और बहुत साथ ही जरूरी साथ फसल की निगरानी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। पाले से बचाव आपको करना है और साथ ही जैसे ही तापमान में ज्यादा गिरावट आती है तो रोग लगने की भी आशंका है, संभावनाएं हो सकती हैं। उसके लिए आपको निरंतर निगरानी बनाए रखनी है और उसी के अनुसार आप जो उपचार कार्य है वो भी कर सकते हैं। और किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। आलू रबी मौसम की महत्वपूर्ण सब्जी फसलों में से एक है। सर्दी के मौसम में आलू की देखभाल काफी जरूरी है। इस समय खेत में आलू बढ़वार की अवस्था में होता है। इस समय आलू में सिंचाई प्रबंधन के साथ खरपतवार नियंत्रण और पोषक प्रबंधन भी काफी जरूरी हो जाता है। किसान इस समय पछेती आलू में सिंचाई करें और बुआई के 25 दिनों बाद 87 किलोग्राम यूरिया का प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ाएं। पहाड़ी इलाके में आलू के खेत में निराई गुड़ाई करें। नाइट्रोजन की बाकी बची 1/3 मात्रा यूरिया या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के रूप में खेत में डालकर मोटी मेड़ बनाकर मिट्टी चढ़ाएं। इस समय आलू की फसल में कई तरह के रोग लगने की आशंका भी रहती है। आलू की फसल में लाही रोग की रोकथाम के लिए रोपाई के 45 दिनों बाद फसल पर 0.1% रोगर या मेटासिस्टॉक्स का घोल 2 से 3 बार 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। अधिक ठंड की आशंका होने पर पछेती आलू की फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। जमीन गीली रहने पर पाले का असर कम हो जाता है। आलू की फसल में जरूरत के अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें और खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण के लिए सिंचाई के बाद मिट्टी चढ़ाएं। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही आपको बता दें आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायबरेली उत्तर प्रदेश से वीरेंद्र सिंह जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मैम कि मैं आलू का किसान हूँ। क्या हम लोग जो जनरल ये आलू बोते हैं इसकी चिप्स बनाई जा सकती है कमर्शियल में, उसके लिए? जी, जो आप आलू लगाते हैं जी उसकी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, आप चिप्स बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर कुमार क्या सलाह देंगे आप हमारे किसान भाई को? सही है, बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है। आलू का चिप्स बनता है, आप भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा चिप्स बनाना चाहते हैं तो आप ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो प्रोसेसिंग के लिए अच्छी होती है और उसको खेती करने का तरीका भी उसी ढंग का करें। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आलू की प्रोसेसिंग वाली किस्में हैं जो हमारे संस्थान ने विकसित की है, उसमें कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 4, कुफरी फ्राइसोना, कुफरी फ्रायोम, और अभी जो इस साल हमने एक विकसित की है पिछले साल, वो कुफरी संगम। ये सारी किस्में हैं। ये आप अच्छी तरह से खेती करें और प्रसंस्करण के लिए एक विशेष तरीका होता है खेती करने का, ताकि आपको अच्छे साइज का और अच्छी ड्राई मैटर का, अच्छे सूक्ष्म पदार्थ का वो मैटर मिले और तभी आप उसको अच्छा चिप्स बना पाएंगे। वैसे आप किसी भी आलू का चिप्स बना सकते हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होगी। जी, तो जैसे अभी आपने तमाम यहाँ पर किस्मों का जिक्र किया कि इनमें से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं हमारे किसान भाई और प्रसंस्करण की ओर बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सलाह देंगे कि ये पहले इसके लिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जरूर ले लें? हाँ, जरूर प्रशिक्षण ले सकते हैं और इसके लिए हमारे संस्थान से भी ये संपर्क कर सकते हैं। नज़दीक के केवी के या आत्मा से ये संपर्क करें और एक टीम बना के अगर हमारे पास आते हैं तो मैं जरूर हम प्रशिक्षण करते रहते हैं। इसे पिछले साल में चूंकि कोरोना के कारण हम कुछ
प्रशिक्षण कम जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी अगर चाहेंगे कुछ छोटे ग्रुप में आके तो हम प्रशिक्षण करवा सकते हैं। और इनको अगर इंडिविजुअली भी चाहिए छोटी मोटी जानकारी, हमारे यहाँ लगा भी हुआ है प्लान छोटा सा, उस पर भी ये थोड़ा सीख सकते हैं आके। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो बीरेन सिंह जी, आप निश्चित तौर पर यहाँ पर आलू के चिप्स बना सकते हैं, प्रसंस्करण कर सकते हैं आलू का और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रजातियां हैं, आप उनका चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी यानी कि ट्रेनिंग यहाँ पर ले लेंगे तो वो और भी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल ऐसी ही जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अब तुरंत बदल दीजिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेंथा की खेती से कैसे होगा फायदा और साथ ही साथ आलू की फसल की कैसे करें देखभाल। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बता दें इस वक्त भी कॉलर जुड़े हुए हैं अयोध्या से, हमें रघुनाथ पांडे जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम जी, मेंथा खेती करना चाह रहे हैं मैडम। जी मैडम, पेड़ी गन्ने की खाली हो गई है, उसमें खरपतवार ज्यादा होता है, तो रासायनिक उपचार क्या है कि खरपतवार न हो? जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर सिंह? यहाँ पर मेंथा की खेती करना चाहते हैं और खरपतवार नियंत्रण पर भी अगर आपको जानकारी दें। जी, खरपतवार नियंत्रण के लिए तो सबसे उचित होगा कि आप या तो हो या रोटरी वीडर से उनको निकाल दें और जो खरपतवार नाशी है उसका प्रयोग ना करें। इसके अलावा आप उसी खेत में मेंथा की खेती कर सकते हैं और इस महीने के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप या तो उसके सकर्स लगा सकते हैं या फिर उसकी जड़ें अगर कहीं से आपको मिल जाएं तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि मेंथा की खेती की बढ़वार बहुत तेज़ होती है और वो पूरे जो ज़मीन है उसको ढक लेती है। इसलिए 1 महीने की फसल होने के बाद वो सारे खरपतवार स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके गन्ने के खेत में जो खरपतवार हैं उनको भी हो या रोटरी वीडर से ख़त्म करने की कोशिश करें। इसके पश्चात इस महीने के लास्ट में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या किसी और संस्थान से आप उसकी जड़ें या सकर्स लेकर उसमें लगाएं और इस तरह से आपकी जो फसल है मेंथा की वो मई जून में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरह पूरी साल में आप 3 कटाई ले सकते हैं और इससे बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो खरपतवार की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ ये 3 बार साल में उपज भी ले पाएंगे जिससे अच्छी आमदनी भी अर्जित हो पाएगी। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पर हम कि किस तरह की भूमि, किस तरह की जलवायु होनी चाहिए मेंथा की खेती के लिए, क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जो इसकी शुरुआत करना चाहते हैं।
जी, मेंथा की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है, और जो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती हैं उनमें इसकी पैदावार अच्छी नहीं होती। इसके अलावा ये मैं समझता हूँ कि सभी प्रकार की भूमि में इसको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, बशर्ते कि उसका पीएच मान 6 से 8 के बीच हो, और इसको शीतोष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। मेंथा की खेती के लिए 20 से 40 डिग्री टेम्परेचर सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा जब इसकी बढ़वार होती है तो उस समय अगर बरसात हो जाती है तो उसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है। इसके अलावा जब किसान भाई इसकी कटाई करते हैं तो उस समय आसमान साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय बरसात होती है तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि मेंथा की जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, इसलिए उसमें जल निकास का प्रबंध भी होना चाहिए। जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए, और ये तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप मेंथा की खेती करने की सोच रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के लिए क्या क्या करना होगा, क्योंकि खेत की तैयारी करना बहुत ज़रूरी कदम हो जाता है यहाँ पर, इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले तो 2 जुताई कल्टीवेटर से करें। एक जुताई जैसे पूर्व पश्चिम करते हैं तो दूसरी उत्तर दक्षिण करें। इसके साथ ही उसमें 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालें, और इसके अलावा 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 37 किलोग्राम पोटास भी उसी समय खेत में मिला दें। इसके अलावा लगभग 200 किलोग्राम जिप्सम भी दें। ऐसा माना जाता है कि जिप्सम देने से इसकी फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और किसान ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह 2 जुताई करने के बाद फिर उसको हर बार उसमें जो पाटा लगाने की ज़रूरत होती है ताकि वो समतल और भुरवी बनी रहे, और उसके बाद इसमें उसकी ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। इसके बाद रोपाई का कार्य कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी आपको किस तरह से करनी है, अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम पहले जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से हमें कॉल किया है धर्मेंद्र जी ने। आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम जी, हमारा सवाल ये है कि हम लोग आलू की खेती करते हैं जी, तो आलू में हमें किस्मों का गुणवत्ता के बारे में हमें समझ नहीं आ पाता। लालिमा लगाते तो हम लोग हैं, पर उसका जो है वो कौन सी वेराइटी है, क्या है, उसके बारे में हमें स्पेशलिस्ट उसकी पहचान नहीं कर पाते। हम लोग पहचान नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, क्या कहेंगे आप इस पर, इस सवाल का जवाब दें। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन पहचान के लिए आपको बहुत ही एक्सपर्ट होना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि किस्में जो हमने हमारे संस्थान ने विकसित की है वो बहुत ज़्यादा 66 किस्में विकसित की जा चुकी है, और सब में कुछ न कुछ डिफरेंस है, अंतर होता है। अब जैसे आपने बात की, अभी एक किस्म के आपने नाम लिया कुफरी लालिमा, तो लालिमा एक बहुत पुरानी किस्म है जो लाल छिलके वाली किस्म है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ किस्में एकदम गोल कंद बनाती है, कुछ किस्में थोड़ी लंबी बनाती है, कुछ किस्मों का छिलका लाल होता है, कोई बहुत ज़्यादा लाल होता है, कोई हल्का लाल होता है, कुछ किस्में के जो अंदर का गुदा होता है वो पीला होता है, कोई सफ़ेद होता है, और इसी ढंग से पत्तियों का आकार या साइज़ भी अलग अलग होता है। तो अगर आप कई किस्मों को अगर अगल बगल में लगाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे मोटे तौर पे मैं बता दूं कि लाल छिलके वाली जो आप बात कर रहे हैं, कुछ किस्में बिल्कुल लाल छिलके वाली होंगी। अब जैसे आप लालिमा की बात कर रहे हैं तो वो गोल होगा, उसकी आंखें उथली होगी, धसी नहीं होगी। लेकिन पुरानी वैरायटी जो कुफरी सिंदूरी है वो भी गोल होती हैं, लेकिन उसकी आंखें अंदर धसी होती है। इसी ढंग से जो कुफरी कंचन वैरायटी है, लाल है, लेकिन वो थोड़ी लंबी, उसके कंद जो है थोड़े लंबे बनते हैं। तो अगर आप थोड़ी कई वैरायटी देखेंगे तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि ये अलग अलग है। इसी ढंग से अगर आप ज्योति देखेंगे तो ओवल, या कुफरी ज्योति जो है वो थोड़ा सा ओवल टाइप का है। तो अब जैसे अब हम लाइव फोन इन कार्यक्रम में हैं तो इसमें हम मौखिक रूप से इतना ही बता पाएंगे आपको। ज़्यादा डिस्कशन अगर आपको जानना है तो फिर हमारे वेबसाइट पे आप जाएं जी, हमारे, और उस पर काफ़ी वैरायटियों के बारे में सूचना है, उसको भी आप देख सकते हैं। जी, आप एक बार अपना वेबसाइट एड्रेस जो है वो बता दीजिए। हाँ, मेरा है cpri.gov.in जी, CPRICR.gov.in।
तो CPRIICAR.gov.in वेबसाइट है, आप इस पर जाइए और उस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी जो किस्म है वो किस तरह से दिखती है और आपको उसकी पहचान कैसे करनी या है। हमारे केंद्र पर आए, हमारे केंद्र पर अभी 50 वैरायटी लगी है अलग अलग, उसकी भी हम पहचान करवा देंगे इसको। जी बिल्कुल, अगर मुमकिन है तो यहाँ भी मेरठ में जो मोदीपुरम में स्थित है संस्थान, यहाँ भी जा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है, तो वहाँ का रुख भी आप कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नरेश जी, आप अपना सवाल पूछें। और सवाल था कि आलू में जो है ना, जैसे कि नीचे से काला काला पत्ता जल जाता है, नीचे से काला काला हो रहा है। हाँ जी, क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार? आलू की फसल नीचे से काली हो रही है। फसल मतलब इनकी पत्तियां काली हो रही हैं। और कितने दिन की फसल होगी आपकी? कितना दिन हो गया है आपको नरेश जी लगाए हुए? कहाँ से है तो बता दें, वैरायटी बता दें तो अच्छा। 55 रोज के आसपास। 55 दिन के आसपास हो गया है। कटिहार बिहार से बात कर रहे हैं ये डॉक्टर कुमार। नरेश महलदार। ठीक है, ये हो सकता है आपकी मिट्टी में कुछ कमी हो या वैरायटी में कुछ बीज में कोई समस्या हो। ऐसे अगर एक दो पत्तियां अगर मतलब काली हो रही हैं तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कटिहार में ठंड कम पड़ रही होगी तो शायद इस कारण से ये समस्या होगी। लेकिन आप कुछ मिट्टी, मुझे लगता है ये मिट्टी पे थोड़ा सा नाइट्रोजन वगैरह की कमी होगी तो उसका ड्रॉप ड्रेसिंग कर लीजिए। हालांकि बहुत लेट हो चुका है, 55 दिन में हम लोग नॉर्मली 60 दिन से पहले ही करते हैं। कौन सी वैरायटी है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है तब तो अब कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इनकी लंबी ड्यूरेशन है, 100 दिन वाली वैरायटी है, तो हल्का सा ये डाल के हल्की सिंचाई कर दी तो शायद रिकवर कर जाए। वैसे उपज में मिल जाना चाहिए सफिशिएंट। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर कुमार जानना चाहेंगे कि अगर हम बिहार के क्षेत्र की ही बात कर लेते हैं तो हमारे किसानों को कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए आलू की खेती के लिए? हाँ, जहाँ की ये बात कर रहे हैं वहाँ पे मुझे ये पता है कि वहाँ पे जो किसानों थे ज़्यादातर लाल छिलके वाली किस्में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस क्षेत्र के लिए जो हमारी वैरायटी है, कुफरी लालिमा, कुफरी सिंदूरी, कुफरी कंचन, और उसके बाद जो नई किस्में हमारी बहुत सारी आई हैं जिसमें कुफरी ललित है, कुफरी केसर है, कुफरी मानिक है, ये सब लाल छिलके वाली किस्में हैं। और इसके अलावा वहाँ सफ़ेद छिलके वाली में भी कुफरी पुखराज और कुफरी मोहन, ये सब अच्छी करेंगी। कुफरी वहाँ पे कुफरी पहले कुफरी अशोका भी अच्छा वहाँ पे लोग लेते थे उपज, लेकिन थोड़ी पुरानी हो चुकी है। तो ये सब नई नई किस्में हैं, अगर वहाँ पे लगाएं तो उन्हें फायदा मिलेगा। जी, तो ये तमाम किस्में हैं बिहार क्षेत्र के लिए। हमारे किसान आलू की अगर फसल लगाएंगे आगे चल कर के, जब अगले टाइम जब आएगा तब आप इनमें से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। मदन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं बिहार से। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हम बिहार से बोल रहे हैं। जी, बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? जी, भागलपुर से बात कर रहे हैं। बताएं, अपना सवाल पूछें। जी हाँ, मेरा जो आलू का है ना, वो लाल वाला आलू है, लेकिन साइड गोल नहीं हो रहा है। लाल वाला आलू है, वो गोल नहीं हो रहा है। जी, गोल नहीं हो रहा मतलब बीज कहाँ से लिया, वैरायटी कौन सी ली? वैरायटी जैसा होगा वैसे ही तो होगा आलू। अगर गोल वैरायटी है तो गोल होगा, लंबा होगा तो लंबा होगा। कौन सी वैरायटी आपने चुनी है? किस्म के बारे में जानकारी है आपको? आपको है या बीज कहाँ से? जानकारी नहीं है। उनको किस्म के बारे में जानकारी नहीं है डॉक्टर कुमार। हाँ, तो इसका मतलब उन्होंने लोकल मार्केट से बीज लिया होगा और बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो उसकी बढ़वार कम आ रही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है उनकी समस्या। और इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, अभी उन्होंने फसल लगाया हुआ है तो फसल प्रबंधन पे ध्यान दें, सही पोषक तत्व और सही सिंचाई और जो बचाव का कार्य है वो करें। लेकिन अगले साल ये ध्यान रखें कि उत्तम क्वालिटी की बीज ही लें
और सही किस्म का भी चुनाव करें जी। अगर वो लाल छिलके वाली लगाना चाहते हैं तो उनके क्षेत्र के लिए कुफरी ललित, कुफरी केसर और कुफरी मानिक ये बहुत अच्छी किस्म होगी, जिसमें कुछ पोषक तत्व जैसे जो मानिक हमारा है उसमें जिंक एंड आयरन, लौ और जस्ता की मात्रा भी अधिक है, जो न्यूट्रिशनली सुपीरियर है। उसे हमने अपने संस्थान से रिलीज किया है, तो इन सब किस्मों का चुनाव करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आलू की लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस्मों की, अब हम थोड़ी मेंथा की किस्मों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर सिंह हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सिंह, क्या कहेंगे आप, मेंथा की खेती के लिए कौन सी प्रजातियां अच्छी रहती हैं? मेंथा की बहुत सारी उन्नत प्रजातियां उपलब्ध हैं, जैसे MAS1, हाइब्रिड 77, गोमती, कुसाल, सक्षम और कोसी। इनमें से किसान भाई कोई भी प्रजाति लगा सकते हैं। इसके अलावा उनके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या जो CMAP लखनऊ में मेडिसिनल प्लांट्स का संस्थान है वहाँ से, या हमारा ICR का आनंद गुजरात स्थित आनंद में संस्थान है, वहाँ से भी किसान भाई जो भी प्रजाति उपलब्ध है वो लेकर अपने खेत में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तमाम प्रजातियां हैं मेंथा की जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं, और कहां से आपको मिलेंगी इसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी है, और किस तरह से आपको प्रबंधन कार्य करना है बताएंगे आपको। लेकिन अभी फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेंथा की खेती से कैसे होगा फायदा और आलू फसल की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से पवन शर्मा जी ने हमें कॉल किया है। हेलो 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 पवन जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, लगता है पवन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और हम भी उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। पवन जी, आपसे यही गुजारिश है कि आप नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल करें, क्योंकि तभी हम आपकी आवाज सुन पाएंगे, आपका सवाल जान पाएंगे और फिर उसका जवाब आप तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, आप नेटवर्क एरिया में आकर के हमें दोबारा कॉल जरूर करें। डॉक्टर सिंह का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि हमारे जो किसान हैं वो जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में लगा सकते हैं इसे। नर्सरी प्रबंधन के बारे में आप कहना चाहेंगे? तो उसके लिए कब तैयारी करनी है? मेंथा की फसल दो प्रकार की होती है, एक तो वार्षिक फसल होती है, उसके लिए किसान भाई अगस्त के महीने में नर्सरी लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए लगभग 200 स्क्वायर मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है। उसमें काफ़ी मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिलाकर छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं और फिर उन क्यारियों में मेंथा की जड़ें घनी मात्रा में लगा देते हैं। इसके पश्चात उसमें निरंतर सिंचाई करते रहते हैं और इस तरह से जनवरी के अंतिम सप्ताह में वह नर्सरी तैयार हो जाती है। जी। रोपाई करने के लिए लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे सकर्स की आवश्यकता होती है, जिसको 5 मीटर ज़मीन में दबा दिया जाता है और 5 सेंटीमीटर ज़मीन में दबा दिया जाता है और 5 सेंटीमीटर
ऊपर रखा जाता है। इसके अलावा जो किसान भाई नर्सरी तैयार नहीं कर सकते हैं और वो मेंथा की खेती करना चाहते हैं तो वो किसी भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या अपने साथी किसान या किसी कृषि विश्वविद्यालय से उसकी जड़ें प्राप्त कर लें और सीधे जड़ें भी ज़मीन में लगा सकते हैं। जी, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, औरंगाबाद बिहार से हमें कॉल किया है संजय कुमार सिंह जी ने। आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल आलू से संबंध में है जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आलू कोड़ने के बाद क्या मैं फिर से आलू अब लगा सकता हूँ? आलू की तुड़ाई करने के बाद आप फिर से आलू की ही खेती करना चाहते हैं? जी सर। कौन सा ये आलू आपने कब लगाई, कब उखाड़ना चाहते हैं? देखिए ऐसी संभावना बनती है। अगर आप बताना चाहते हैं इस पे तो बताएं, कब आपने लगाई, कब खोदना चाहते हैं आलू? जी जी। कब आपने आलू लगाया है? आलू मेरा तैयार हो गया, मैं उसको तैयार हो गया तो चलो मैं बताता हूँ आपको। आप अगर तैयार हो गया, अभी आप आलू खोदना चाहते हैं तो आप मार्केट का रेट देखते हुए और उसको आप खोद सकते हैं। लेकिन अगर आपको भंडारित करना हो वो आलू तो उसे आप ढेर में रख के उसके स्किन को पकने दें, उसके छिलके को थोड़ा पकने दें, मोटा होने दें, ताकि वो उसकी कीपिंग क्वालिटी, उसका जो भंडारण क्षमता वो अच्छी हो जाए। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर दूसरी फसल लेना चाहते हैं आलू की तो अभी तुरंत, हालांकि ये बहुत देर हो चुका है और कुछ ऐसी हमारी किस्में हैं जो कि बाद की गर्मी, जैसे अभी अगर आप लगाते हैं जनवरी के पहले सप्ताह में तो कम से कम 60-70 दिन मुझे चाहिए, तो 70 दिन या 75 दिन देने के लिए वो मार्च में चला जाएगा। तो आपका जो कुछ किस्में हमारी जो हीट टॉलरेंट किस्में हैं, जो उष्मारोधी किस्में हैं, उन किस्मों को आप लगा सकते हैं, या कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन किस्में हैं कम समय में पकने अच्छी उपज देने वाली, तो उन किस्मों को आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उपज नहीं ले पाएंगे आप। सबसे अच्छा ये होता है कि आप 10-15 दिन और पहले आलू को अगर निकाल लिए होते, आप सितंबर में के लास्ट वीक में लगा के और 15 नवंबर या 15 दिसंबर तक निकाल के फिर उसको लगा दिए होते तुरंत, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। अब थोड़ा देर हो चुका है, अगले सालों में आप ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ किस्म बता दूं जो कि टर्मिनल हीट, जो बाद में गर्मी आएगी तो उसके समय भी थोड़ा अच्छा उपज दे जाएगी। तो उसमें हमारी कुफरी सूर्या एक किस्म है और एक और हमने हीट टॉलरेंट वैरायटी अभी रिलीज की है HT 1329, वो उसका नाम अभी हम बाद में देंगे। तो ये 2 किस्म है, या एक कुफरी लीमा करके किस्म है जो आप थोड़ा मतलब लेट तक रख सकते हैं और उसमें उपज मिल जाए। और कुछ जो कम समय वाली किस्म है, कुफरी पुखराज या कुफरी मोहन, वो भी लगा के आप कम समय में उपज ले सकते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप अपनी एक ही खेत पे 2 फसल लेना चाहते हैं आलू की, तो एक अर्ली फसल लें, बहुत अर्ली, जो सितंबर के लास्ट सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगा के ले, और फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में लगा के दूसरी फसल ले। तो इस ढंग से आप 2 फसल ले पाएंगे। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, रोपाई करनी है हमारे किसानों को मेंथा की, तो किस तरह की सावधानियाँ बरते हैं हमारे किसान भाई बहन? जी, मेंथा की फसल की रोपाई के लिए जैसे मैंने बताया कि सकर्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसको 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के वहाँ पर उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। पहले 60-60 सेंटीमीटर पर रस्सी से निशान लगा लेने चाहिए और उसके बाद क्रॉस 30-30 सेंटीमीटर पर निशान लगाने चाहिए। और जहाँ ये दोनों निशान एक दूसरे को काटते हैं, क्रॉस करते हैं, वहाँ पर पौधा लगाएं, उसका सकर्स लगाएं 5 सेंटीमीटर गहराई पर। इसके बाद तुरंत उसमें सिंचाई करनी चाहिए और या फिर पहले सिंचाई करके और उसके बाद भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। जी, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि मेंथा की खेती जब करते हैं, मेंथा की जो फसल लगी हुई है उसमें खरपतवार भी परेशान करते हैं, उनका नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं? जब हम मेंथा की फसल की रोपाई करते हैं तो उस दिन से लेकर और 1 महीने तक, क्योंकि मेंथा का जो हम सकर्स लगाते हैं उसको स्थापित होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन खरपतवार बहुत जल्दी
उगाते हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। इसलिए फसल जब 1 महीने की हो जाए उसमें या तो हो या रोटरी वीडर से निराई गुड़ाई करें, या किसान भाई हाथ से भी निकाल सकते हैं। और 1 महीने के बाद मेंथा की फसल बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसके बाद वो उनको दबा लेती है। इसके बाद जो खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। जी, तो शुरुआती 1 महीने में ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत होती है, क्योंकि खरपतवार काफ़ी परेशान करते हैं हमारी मेंथा की बढ़वार को, तो इसके लिए उसके नियंत्रण कार्य करने बेहद ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो माखन जी, आपको आवाज मिल रही है? जी मैडम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मैंने आलू लगा रखे हैं खेत में जी, तो उसमें मेरे को क्या है, अभी कौन सा खाद या कौन सी दवा का छिड़काव करना है? 30 से 35 दिन का हुआ है। जी जी जी, क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार? की आवाज थोड़ा सुनाई नहीं पड़ी, उनका बता दे क्वेश्चन। जी माखन जी, एक बार अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। मतलब मेरे आलू जो मैंने लगाए थे ना 30 से 35 दिन के हो चुके हैं जी, तो उनमें मतलब कौन सा खाद का उपयोग करना है या दवा का छिड़काव करना है? खाद और दवाओं के बारे में जानना चाहते हैं। 30 से 35 दिन की फसल हो गई है यहाँ पर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। 30 से 35 दिन की फसल हो गई है, तो आप मुझे लगता है कि आप एक पहला काम तो ये कर सकते हैं कि आपने अगर नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग नहीं किया है तो आप इंटरकल्चरिंग करें। पहले आपके रोज़ के बीच में थोड़ा सा मिट्टी का इंटरकल्चरिंग करें और वीड्स वगैरह को चुन के हटा दें, और वहाँ पे थोड़ा सा यूरिया या नाइट्रोजन का छिड़काव करके लगभग यूरिया का, नाइट्रोजन की मात्रा हम आपको बताना चाहेंगे, वो तो आपके मृदा के जो टेस्ट रिपोर्ट है उसके आधार पे होने चाहिए, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ कि लगभग 80 से 90 केजी नाइट्रोजन डाल के फिर उसका अर्थिंग अप करें। अर्थिंग अप मतलब मिट्टी को और ज़्यादा मिट्टी को चढ़ाएं, ताकि उसको रूट के और स्टोलन जो जिसमें कि कंद बननी है वो क्षेत्र ढीला हो जाए और ज़्यादा उसको स्पेस मिले। तो ये काम जरूर करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम ये है रोग प्रबंधन से संबंधित कि जैसे कि मौसम ख़राब सा होता जा रहा है आजकल, अगर धूप नहीं खिल रही हो तो एक बचाव का छिड़काव, जो जैसे मैंने पहले बताया था, मैनकोजेब का दवा जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है उसका एक छिड़काव जरूर कर लें। और फिर हल्की सिंचाई करते रहें, ज़्यादा सिंचाई ना करें, हल्की सिंचाई करें, क्योंकि अब जो इनका लगता काफ़ी बढ़ चुका होगा, और नाइट्रोजन डालने के बाद हल्की सिंचाई करके और वाचफुल रहे कि अगर कोई बीमारी के लक्षण है कुछ है तो फिर और छिड़काव करने पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मोटे तौर पे ये प्रबंधन है और बाकी सभी ठीक है। जी, तो माखन जी आपको किस तरह से प्रबंधन कार्य करने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको भी विस्तार से बता दिया है। डॉक्टर कुमार, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कई तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो प्रभावित करती हैं आलू की फसल को? इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे कई बीमारियां हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जो कंद जनित मिट्टी जनित होती हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जो कि खरे फसल पे आती हैं। तो इसमें जो किसान भाइयों को मुख्यतः इस समय जानना चाहिए, कंद जनित बीमारियां तो उन्हें जब प्लांटिंग करते उस समय उसका ध्यान रखना चाहिए कि बीज को उपचारित करके लगाएं और अच्छे स्रोत से ही बीज लें। अगर कोई खेत में बीमारी है तो उसमें भी ध्यान रखना है कि वहाँ फसल चक्र या मिट्टी का कुछ उपचार किया जा सकता है तो वो करें। और जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी है वो है पिछेता झुलसा। तो पिछेता झुलसा जो लेट ब्लाइट है वो सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है आलू की। उसके चांस बहुत ज़्यादा तब हो जाते हैं जब तापमान 10 से 20 या के आसपास होता है और मौसम खुला ना हो, मतलब जो बादल जैसी हो या कोहरा छाया हो, धूप ना निकल रही हो, या कभी कभी हल्की सी बारिश हो जाए। कहने का मतलब है कि जब ज़्यादा नमी और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और पत्तियां सूख ना पाए
पौधे की पत्तियां, तो ऐसे कंडीशन में ये पिछेता झुलसा के आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और ऐसे ही स्थिति में मैं बार बार कहता हूं कि जब कैनोपी क्लोजर हो जाए, जब आपके दो जो मेड़ के पौधे एक दूसरे से मिलने लगे, तो एक बचाव का छिड़काव जरूर करें जी। उसके बाद अगर कहीं भी सूचना मिलती है आसपास के खेत में या कहीं आपके खेत में कहीं भी एक भी पत्ती पे आपको अगर पिछेता झुलसा के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो आप तुरंत ही दूसरा स्प्रे जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है उसका करें। जी बिल्कुल। तो पछेता झुलसा से बचाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय उसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और वह आपकी आलू की फसल को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित भी कर सकती है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर जुड़े हुए हैं बंसीलाल जी उत्तर प्रदेश से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारे यहाँ आलू का मतलब आलू बोया गया है, वो पता नहीं कैसे पूरा गल जा रहा है, काला हो रहा है। आलू जो है वो गल जा रहा है जी, काला पड़ रहा है डॉक्टर कुमार। काला पत्ता काला हो जा रहा है, हाँ, जल जा रहा है। सारे पौधे यही ऐसे ही गल रहे हैं? वो गल जा रहा है, काला पड़ रहा है। बंसीलाल जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये बस्ती उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार जी। हाँ, तो देखिए दो बात हो सकती है, या तो आपके फसल में पिछेता झुलसा हो सकता है, अगर उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। पत्तियों के नीचे अगर रुई से फफूंद जैसा अगर ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है कुछ, इसका मतलब छोटे छोटे, तो वो इसका मतलब झुलसा है, तो उस पर आपको स्प्रे करके उसको बचाना चाहिए। लेकिन दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई हो किसी शाम में, किसी मॉर्निंग में, तो वो ठंड के कारण भी कोल्ड इंजरी हो जाती है या पाला पड़ने से भी फसल मर सकता है। तो ये दोनों ही बातें हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका तापमान, शायद मुझे लगता है कि पाला इतना ज़्यादा तापमान बस्ती में नीचे नहीं गया होगा, जो 3-4 डिग्री से कम। तो आप मुझे लगता है पछेता झुलसा एक मेजर रीजन दिखाई पड़ रहा। दूसरे और भी रीजन हो सकते हैं जो कि उसको देखने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिर भी आप पछेता झुलसा से बचाव का जरूर स्प्रे कर ले। शायद ये सबसे प्रमुख कारण ये हो सकता है। जी बिल्कुल। तो आपको क्या कदम उठाना है बंसीलाल जी, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है आपको, और ऐसे ही समस्याओं के समाधान आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेंथा की खेती और आलू फसल की देखभाल के बारे में। जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, अभी हमने बीमारियों के बारे में चर्चा की, आलू की, मेंथा के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। मेंथा में कौन कौन से रोग और कीट लग सकते हैं? मेंथा में जहाँ तक कीटों का प्रश्न है तो इसमें बिहार हेरी कैटरपिलर, लीफ रोलर और रेड पंपकिन बीटल लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैलाथियोन के 0.2% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा इसमें कटवर्म और दीमक की भी समस्या आती है। तो जो किसान भाई जिन किसान भाइयों की मालूम है कि उनके खेत में दीमक लगती है या कटवर्म लगते हैं, वो खेत की तैयारी के समय फोरेट 10G ग्रेन्यूल की 20 किलोग्राम मात्रा खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई से पहले खेत में मिला दें तो कटवर्म और दीमक दोनों की समस्या खत्म हो जाती है। और जो किसान भाई इसको नहीं मिला पाते हैं तो वो किसी दूसरी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्टोलन और रूट रॉट की भी समस्या होती है। तो उसके लिए जब हम सकर्स को लगाते हैं तो उसको थायराम या कैप्टान के 0.2% घोल में 4 से 5 मिनट उपचारित करके लगाना चाहिए, तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा एक फ्यूजेरियम विल्ट होती है तो उसके लिए बाविस्टिन का 0.1% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। जी, तो ये तमाम कीड़े और बीमारियां हैं जो मेंथा की खेती को यहाँ पर प्रभावित कर सकती हैं। आपको रोकथाम करना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरसा हरियाणा से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी, चंदन जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमें पूछना चाहिए, मैं बेटवाल आलू बोया जी, उसकी कितने दिनों में सिंचाई करनी चाहिए और उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं ऊपर से जी? जी डॉक्टर कुमार, सिंचाई के बारे में जानना चाहते हैं और पत्ते पीले पड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ, अगर आपका मैं ये बताना चाहूँगा कि आलू की फसल में जो सिंचाई प्रबंधन है, जल प्रबंधन है, उसकी मुख्य बात क्या है कि वो आप हमेशा हल्की सिंचाई करें, कभी ज़्यादा सिंचाई ना करें, और मिट्टी को फील्ड कैपेसिटी जो कहते हैं उस पर मेंटेन रखें। तो मैं जैसे आपने रीजन फरो में बोया है या अगर तो उसमें क्या है कि जब ये मौसम अगर ठंडा मौसम है, आपकी पत्तियां पूरी फैल चुकी हैं, लत्तर पूरे मिट्टी को कवर कर लिया है, तो उस कंडीशन में आप 10 दिन का गैप या मिट्टी को देखते हुए और पौधे की स्थिति को देखते हुए आप कर सकते हैं। हल्की मिट्टी है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ सकता है, लाइट सॉइल है तो, और अगर क्लेई सॉइल है, दोमट या रेतीली मिट्टी है तो जल्दी करना पड़ सकता है, और अगर क्लेई सॉइल है तो थोड़ा समय ज़्यादा ले सकते हैं आप। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी बहुत ज़्यादा फील्ड को लबालब भर के सिंचाई ना करें। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात तो उन्होंने कही कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं जी। तो उसका मुख्य कारण, पत्तियों को पीली पड़ने का कारण ये हो सकता है कि आपकी फसल जैसे कुछ किस्में हमारी ज्योति है या चिप्सोना 1-3 है, इन पत्तियों में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ये आप नाइट्रोजन अगर आपने कम डाला हो या आपके मिट्टी का जो सॉइल टेस्ट वैल्यू हो जहाँ पर नाइट्रोजन उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा कम हो, तो आपको नाइट्रोजन थोड़ा और डालना चाहिए। और अगर आपकी फसल 40-45 दिन से कम की है या 60 दिन से लेटेस्ट मतलब देर से देर अगर 60 दिन तक की है, तब तो आप हल्की सी नाइट्रोजन उसमें डाल सकते हैं जी। या आप थोड़ा सा 2% यूरिया का घोल बना के उसका स्प्रे भी कर सकते हैं जी। और दूसरा कोई मुख्य कारण अगर कोई बीमारी का होगा तो वो फिर फसल
कि ये सिम्टम देखने के बाद ही ज़्यादा बता सकेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आलू फसल की देखभाल के संदर्भ में हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और साथ ही साथ डॉक्टर मूलचंद यहाँ पर मौजूद हैं। आखिरी सवाल आपसे मैं जल्द से पूछना चाहूंगी, मेंथा के उपयोगों के बारे में आप जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को। मेंथोल का उपयोग बड़ी मात्रा में दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधन और पेय पदार्थों में किया जाता है जी। तो इन उपयोगों के लिए हमारे किसान खेती कर सकते हैं इसकी, और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका भी। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई हैं। मेंथा से काफी फायदा हो सकता है हमारे किसानों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि मेंथा की खेती आप करते हैं, चुनाव करते हैं तो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, और आलू की जो देखभाल है इस समय सर्दी के समय में आपको किस प्रकार करनी है। तो ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा हमारा बागवानी से कैसे उठाएं सरकारी योजनाओं का फायदा। जी हां, बागवानी में कैसे उठाएं सरकारी योजनाओं का फायदा, हम इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे रेशम कीट पालन कैसे बढ़ाएं आय। जी हां, रेशम कीट पालन को अपनाकर कैसे आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आपके पास कोई भी सवाल है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही साथ फेसबुक के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर आप हमारे पेज पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। बता दें, एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, जिस पर आप पहले ही कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 1800-113060 इसका नंबर है। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे, और हमारे लाइव टोल फ्री नंबर तो होंगे ही। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।